हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी व्याकरण में हम अव्ययी यानी अभिकारी शब्द पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा अव्ययी क्या होते हैं, अव्ययी के भेद कौन कौन से। अव्ययी अभिकारी शब्दों को कहा जाता है। शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिनमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर विकार आ जाता है वो विकारी कहलाते हैं। अविकारी जिनमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर परिवर्तन नहीं आता है वे आपके अविकारी या अव्ययी कहलाते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में अव्ययी किसे कहते हैं, अव्ययी के विकार किन किन आधार पर नहीं होते हैं, साथ में पहला जो अव्यय है क्रिया विशेषण उसके भेद यहाँ पर लिए थे। तो अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय न हो, जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्ययी कहा जाता है। तोड़ेंगे आप तो अ धन व्यय, तो अ उपसर्ग व्यय मूल शब्द में जब हम लगाते हैं तो यह अव्ययी या अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो साधारण भाषा में आप क्या कह सकते हैं, अव्ययी ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते। जैसे चूंकि अव्यय का रूपांतरण नहीं होता है इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं, इनका व्यय नहीं होता है अतः ये आपके अव्यय हैं। जैसे यहाँ कुछ शब्द हैं, जब तब अभी उधर वहाँ इधर कब क्यों वाह आह ठीक अरे और तथा एवं किंतु परंतु बल्कि इसलिए अतः अतएव चूंकि अवश्य अर्थात इत्यादि शब्द आपके क्या हैं, ये आपके अव्यय हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप वाक्य को परिवर्तित करें तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, न तो लिंग के आधार पर न वचन न काल के आधार पर, तो ये जो है न कारक के आधार पर इनमें परिवर्तन होगा। अव्यय का पहला भेद है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण आप जानते हैं, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है वे आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जहाँ पर यहाँ तेज अब रात धीरे धीरे प्रतिदिन सुंदर वहां तक जल्दी अभी बहुत आदि आते हैं, वहां पर क्रिया विशेषण अव्यय होता है। जैसे राम धीरे धीरे टहलता है, राम वहां टहलता है, राम अभी टहलता है, राम थोड़ा टहलता है। अब देखिए एक ही क्रिया है टहलने का, लेकिन विशेषता अलग अलग हो गई है। पहले हमने कहा धीरे धीरे, फिर हमने कहा वहां, फिर हमने कहा अभी और फिर हमने कहा थोड़ा। पहले में धीरे धीरे आपकी क्या है, क्रिया विशेषण है। ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये काम करने की रीति बता रहा है। तो हम रीति बता सकते हैं काम कैसे हो रहा है, काम कहाँ हो रहा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण से कहा जाता है। काम कब हो रहा है, समय जब हम बताते हैं यह आपका कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। और काम थोड़ा, राम थोड़ा टहलता है, यानी कि काम कितना हो रहा है, तो कैसे कहाँ कब। जब इस प्रश्न का उत्तर मिले काम कैसे हो रहा है तो उस समय आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। काम कहाँ हो रहा है यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। काम कब हो रहा है कि कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। काम कितना हो रहा है यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये चार आधारों पर ही जो है भेद किए गए हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रिया विशेषण अव्यय के चार भेद पढ़े। कालवाचक क्रिया विशेषण जिसमें हम समय बताते हैं, स्थानवाचक जिसमें हम स्थान बताते हैं, परिमाणवाचक जिसमें हम बताते काम
कितना हो रहा है, तो काम कैसे हो रहा है, इस प्रकार से काम हो रहा है, तो वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें भी हम 3 पढ़ चुके थे, एक यहाँ बच गया था रीतिवाचक। एक बार जल्दी से इसे रिवाइज करेंगे। तो चलिए, पहला था आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जो शब्द क्रिया के स्थान से संबद्ध विशेषता बताते हैं उन्हें वाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार के होने के स्थान का पता चले उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जहाँ पर, यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, इधर उधर, दाएं बाएं, ये सभी जो है आपके क्या हैं, स्थानवाचक है। इन सभी को आप लिख लीजिएगा। जहाँ हम काम के स्थान को बताते हैं कि काम किधर हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, वहां पर आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे मैं कहाँ हूँ, तारा यहाँ आ रही है, सूर्य नीचे बैठा है। यहाँ पर जो है कहाँ, यहाँ। दूसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। वे शब्द जो क्रिया के परिमाण, मात्रा को बताते हैं कि काम कितना हो रहा है। सिंपल सरल भाषा में यदि जाने तो काम कितना हो रहा है, जैसे थोड़ा, काफी, ठीक ठाक, बहुत, कम, थोड़ा, थोड़ा, कुछ, पर्याप्त, ये सारे शब्द आपके परिमाण को बताते हैं। बड़ा, भारी, अत्यंत, लगभग, बस, कितना, क्रमशः, ये सभी जो है आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे मैं बहुत घबरा रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा खा रहा है, उतना बोलो जितना जरूरी है, ये आपके क्या है, के परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। फिर नेक्स्ट है आपका रीतिवाचक। तो हमने पहले भी हमसे समझ चुके हैं कि काम किस रीति से हो रहा है, काम किस विधि से हो रहा है। जब इस चीज का पता चले तो वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे हमने कहा, जहां पर ऐसे, वैसे, अचानक, इसलिए लिख लेंगे सभी शब्दों को। धीरे, सहसा, यथा, ठीक, सचमुच, अवश्य, वास्तव में, निसंदेह, बेशक, शायद, संभव है, हाँ, सच, कभी, कभी नहीं, कदापि नहीं, फटाफट, शीघ्रता, भली भांति, ऐसे, तेज, कैसे, ज्यों, त्यों आदि आते हैं, वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते। चलिए, जरा सहज एवं धीरे धीरे चले। तो यहाँ रीति बता दी गई है, कैसे चलिए, सहज एवं धीरे धीरे। हमारे सामने शेर अचानक आ गया। शेर कैसे आया, अचानक आया। किस रीति से आया, अचानक आ गया। कपिल ने अपना कार्य शीघ्रता से कर दिया। तो कैसे किया उसने अपना कार्य, शीघ्रता से। तो रीति यहाँ पर बताई गई है काम करने की। इसके बाद नेक्स्ट आपका संबंध बोधक अव्यय। पहला अव्यय था क्रिया विशेषण अव्यय, और क्रिया विशेषण अव्यय के भी हमने 4 भेद पढ़े हैं। सबसे पहला आपका कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और आपका स्थानवाचक। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पर अव्यय संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट है आपका संबंध बोधक अव्यय। तो जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, उन शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो जो संज्ञा के बाद आते हैं और दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे, जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, उन शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहते हैं। ये शब्द संज्ञा से पहले भी आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में यदि कहें, जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आता है, उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, इसे संबंध
संबंध बोधक अव्यय। और यदि संज्ञा न हो तो वही अव्यय क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो इन दो परिभाषाओं में से जो भी आपको इजी लगती है, सरल लगती है, उसे आप लिख सकते हैं। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, संबंध बोधक अव्यय। चलिए अब उदाहरण में जहां पर बाद हर के ऊपर की ओर कारण ऊपर। अब देखिए इसमें देखिए, मैं विद्यालय तक गया, मैं विद्यालय तक गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो तक है ना, ये संबंध बता रहा है संज्ञा का क्रिया के साथ। कहाँ तक गया? विद्यालय, ठीक है। स्कूल के समीप मैदान है, तो के समीप, स्कूल के समीप क्या है? मैदान है। तो ये जो शब्द है ना के समीप, ये स्कूल और मैदान का संबंध बता रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका संबंध बोधक अव्यय है। धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। धन के बिना, के बिना, धन के बिना व्यवसाय चलाना क्या है? कठिन है, ठीक है। तो ये आपका संबंध जो संज्ञा का अन्य शब्दों से या अन्य पद हैं उनसे जो है संबंध बताता है। संबंध बोधक के भी यहाँ अलग अलग भेद हैं। प्रयोग के आधार पर भी हम इसके भेद करते हैं, अर्थ और व्युत्पत्ति के आधार पर भी हम इसके भेद करते हैं। तो पहला है आपका प्रयोग के आधार पर, ठीक है। पहला है प्रयोग के अनुसार, संबद्ध और अनुबद्ध। दूसरा है अर्थ के अनुसार। अर्थ के अनुसार आपका कालवाचक हो गया, स्थानवाचक हो गया, दिशावाचक हो गया, और साधनवाचक हो गया, हेतुवाचक हो गया, विषयवाचक हो गया, व्यतिरेक रेखवाचक हो गया, विनिमयवाचक हो गया, सादृश्यवाचक हो गया, विरोधवाचक, सहचरवाचक हो गया, संग्रहवाचक और तुलनावाचक। लिख लें संबंध बोधक के भेद, संबंध बोधक अव्यय के भेद। पहला भेद प्रयोग के अनुसार, इसमें संबंध, संबद्ध और अनुबद्ध। अर्थ के अनुसार कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक, व्यतिरेकवाचक, विनिमयवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, सहचरवाचक, संग्रहवाचक, तुलनावाचक। और व्युत्पत्ति के अनुसार मूल संबंध बोधक और यौगिक संबंध बोधक। थर्ड है यहाँ व्युत्पत्ति के अनुसार मूल संबंध बोधक और यौगिक संबंध बोधक। तो पहला आपका प्रयोग के अनुसार संबंध बोधक के भेद, जिसमें आपका संबंध बोधक है। ऐसे संबंध बोधक शब्द संज्ञा की विभक्तियों के पीछे आते हैं, जैसे धन के बिना नर की नाई। ऐसे संबंध बोधक शब्द संज्ञा की विभक्तियों के पीछे आते हैं, ठीक है। तो धन के बिना, धन के बिना नर की नाई। और अनुबंध संबंध बोधक, ऐसे संबंध बोधक अव्यय संज्ञा के विकृत रूप के बाद आते हैं, जैसे किनारे तक और सखियों सहित, कटोरे भर, पुत्रों समेत। लिख लीजिएगा अनुबद्ध और संबद्ध संबंध बोधक। संबद्ध संबंध बोधक ऐसे संबंध बोधक शब्द जो हैं संज्ञा की विभक्तियों के पीछे आते हैं, संज्ञा के विभक्तियों के पीछे, जैसे धन के बिना नर की नाई, ठीक है। और अनुबद्ध
संबंध बोधक, ऐसे संबंध बोधक अव्यय संज्ञा के विकृत रूप के बाद आते हैं, जैसे किनारे तक, सखियों सहित, कटोरे भर और पुत्रों सहित। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने 3 चीजें सीखी हैं। जो संबंध बोधक अव्यय हैं, उनके जो हैं भेद कौन कौन से हैं। सबसे पहले प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद कौन कौन से हैं। प्रयोग के आधार पर संबद्ध और अनुबद्ध, अर्थ के आधार पर कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक, व्यतिरेक वाचक, विनिमयवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, सहचरवाचक, संग्रहवाचक और तुलना। ठीक है। और थर्ड है यहाँ प्रयोग के व्युत्पत्ति के आधार पर के अनुसार मूल संबंध बोधक और यौगिक संबंध बोधक। पहला हमने प्रयोग के आधार पर संबद्ध संबंध बोधक संज्ञा की विभक्ति के पीछे आते हैं, जैसे धन के बिना नर की नाई, ये जो है आपके संबद्ध कहलाते हैं। और अनुबद्ध संबंध बोधक ऐसे संबंध बोधक अव्यय हैं जो संज्ञा के विकृति रूप के बाद आते हैं, जैसे किनारे तक, सखियों तक सहित, कटोरे भर, पुत्रों समेत। ठीक है। अब अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के भेद। पहला भेद हमने कालवाचक संबंध बोधक, जिसमें हम आगे समय को बताते, पीछे, बाद, पहले, पूर्व, पश्चात, उपरांत, लग, ये शब्द जब आते हैं तो ये आपके कालवाचक संबंध बोधक अव्यय। दूसरा है आपका स्थानवाचक, में हम आगे, पीछे, नीचे, सामने, पास, निकट, भीतर, समीप, नजदीक, यहाँ, बीच, बाहर, परे, दूर आदि शब्द हम यहाँ पर। फिर दिशा में हम दिशाएं बताएंगे, जैसे आपका ओर, तरफ, पार, आर पार, आस पास, प्रति, ये दिशावाचक आपके संबंध बोधक है। फिर है साधनवाचक, साधन द्वारा, जरिए, हाथ, बल, कर, सहारे, जो सहारा हम बताते हैं। हेतुवाचक, लिए, निमित्त, किसके हेतु, किसके निमित्त, किसके वास्ते, किसके हेतु, किसके खातिर, किसके कारण, किसके मारे, किसके चलते, ये सभी हेतुवाचक संबंध बोधक अव्यय। यहाँ पर पहला कालवाचक, जिसमें हम समय बताएंगे, आगे, पीछे, बाद, पहले, ठीक है, पूर्व, पश्चात, उपरांत, लगभग आदि शब्द यहाँ पर अनेक प्रकार के जो है कालवाचक में आते हैं। स्थानवाचक में हम स्थान बताएंगे, आगे, पीछे, नीचे, सामने, पास, निकट, भीतर, समीप। फिर दिशा में ओर, तरफ, पार, आर पार, आस पास, प्रति आदि शब्द। साधन किसके द्वारा, है ना, द्वारा, जरिए, हाथ, बल, कर, सहारे। और देखिए हेतुवाचक में किसके लिए, हेतु, किसके हेतु, निमित्त, वास्ते, हेतु, खातिर, कारण, मारे, चलते। ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पर आ जाता है विषयवाचक, इसमें विषय, नाम, जान और भरोसे। ठीक है। अब इसमें और आता है व्यतिरेकवाचक, अलावा, बिना, बगैर, अतिरिक्त, रहित, ये आपके व्यतिरेकवाचक। ठीक है। जब इन शब्दों से संबंध बताया जाता है किसी वाक्य में संज्ञा का अन्य शब्दों से या क्रिया के साथ, तो वो आपका व्यतिरेकवाचक। जब हम कहते हैं ना अलावा, बिना, बगैर, अतिरिक्त, सहित। विनिमयवाचक, पलटे, बदले और जगह। ठीक है। सादृश्यवाचक, इसके सम्मान, इसकी तरह, सादृश्यवाचक, भांति, बराबर, तुल्य, योग्य, लायक,
सदृश्य, अनुसार, अनुकूल, देखा देखी, सा, ऐसा, जैसा, मुताबिक। लिखिएगा सादृश्यवाचक। इसके सदृश्य है, इसके समान है, इसकी तरह है, भांति है, इसके बराबर है, इसके तुल्य है, इसके योग्य है, इसके लायक है, इसके सदृश्य है, इसके अनुसार है, इसके अनुकूल है, इसके देखा देखी है, इससा है, ऐसा है, जैसा है, या मुताबिक, इसके मुताबिक। तो यहाँ हम इस प्रकार के संबंधों को बताते हैं। इसमें हम सादृश्यवाचक, संबंधवाचक अव्यय यहाँ पर प्रयोग करते हैं। फिर है विरोध। विरोध में क्या आएगा? विपरीत आएगा, विरुद्ध आएगा। ठीक है। सहचरवाचक, संग, सहचर, साथ साथ चलने वाला, संग, साथ, समेत, सहित, पूर्वक, अधीन, वश, ये आपका संग, ये हो गया आपका सहचरवाचक। फिर संग्रहवाचक, तक, पर्यंत, भर, मात्र। ठीक है। और तुलनावाचक में अपेक्षा, जब हम तुलना करते हैं आगे सामने, तो ये सभी आपके अर्थ वाले, अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के भेद हो। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम व्युत्पत्ति के अनुसार संबंध बोधक के भेद पढ़ेंगे और आगे के अवयवों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।